शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों बात करने वाले हैं साइंस की। साइंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों के पार्ट रहेंगे। 30 नंबर का रहेगा। 30 में से आप लोगों को कितना बेहतर स्कोर होता है आप सभी लोगों को बताना है। और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक रहने वाला है, सबसे हार्ड जो रहने वाला है वह साइंस का टॉपिक रहने वाला है, इसलिए साइंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस 30 नंबर का पूछा जाएगा, 20 मैथ्स, 20 सोशल साइंस और 30 नंबर के, जिसमें 15 हिंदी और 15 अंग्रेजी के ग्रामर पोर्शन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी को अंत में कमेंट करके बताना है कि 30 में से आप लोगों के कितने स्कोर सही हुए। पहला प्रश्न है कि एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। जो एल्युमिना होता है, कार्बन के अपचयन से, हाइड्रोजन के अपचयन से, या पिघले लवण के विद्युत से, या सामान्य भस्मीकरण से। अभी पिछली बार एक कमेंट आया था कि सर सभी में टिक मत किया करिए, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे सभी में टिक करके, क्या है ऑप्शन हम पढ़ के बताते हैं, इसके बाद हम क्रॉस कर दिया करेंगे। ठीक है, तो एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। किसके कारण प्राप्त किया जाता है, अगर आपको पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एल्युमिना से पिघले लवण से विद्युत अपघटन एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो पिघले लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, जो चैम्बर्स होते हैं? 4, 3, 2, 5। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या सभी लोग बताइएगा। अगर आपको पता है तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो मानव हृदय में कितने होते हैं? 4। 2 नीले होते हैं और 2 कौन से होते हैं, सभी लोग बताइएगा। अलिंद की बात करते हैं, छोटे और बाएं अलिंद, और जो बड़ी ओर होता है दाएं बाएं निलय। तो निलय बड़ा होता है। ठीक है, ये सभी लोग जान लीजिएगा। टोटल 4 होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो ये तो 72 बार है, नॉर्मल सी बात है। कई बार रिपीट होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि नॉर्मल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान देना है कि इसका भार लगभग कितना होता है। मानव हृदय का भार अगर पूछ लिया जाए, वजन पूछ लिया जाए, तब आपका जवाब क्या होगा? तो मानव हृदय का भार लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और शरीर से हृदय में ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा, या हृदय से शरीर में ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। तो शिरा किसको कहते हैं? जो हृदय, शरीर से हृदय से ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है उसको शिरा, और हृदय से शरीर में ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी। तो ये 4-5 टॉपिक हमने बता दिया जो इससे संभावित प्रश्न होंगे, बाकी इससे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा। दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, या ज्ञात कारणों से हृदय में कार्य में बाधा आना। कौन कौन से आपके रीजन होंगे? दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है? तो हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचता है, बिल्कुल भी यह रक्त ना पहुंचे, इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है। इसका रीजन क्या होगा? हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है। अगला, पीयूष ग्रंथि में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? हृदय के आधार पर, मस्तिष्क के, गर्दन में, या उदर में? किस में होती? सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं मस्तिष्क के आधार पर, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कौन सी होती है? अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, अग्रमस्तिष्क के पश्च भाग की अधर भित्ति को हम हाइपोथैलेमस, एक छोटे से शंक्वाकार का खोखला प्रवर्धन होता है। इसको हम कई सारी चीज़ों से बनी होती है। इसको हम छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। तो क्या है? मस्तिष्क के आधार पर पश्च भाग की अधर भित्ति कहलाती है। अगला जो प्रश्न है ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एमपी टेट वर्ग 2 और सी टेट दोनों में आया हुआ प्रश्न। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस फिजिक्स का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस से हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, या उत्तल लेंस से हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ये प्रश्न आएगा ही आएगा।
तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर क्या कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस और फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा और वस्तु होता है। कहाँ पे बनता है? वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। इतना आभासी और यह सीधा होता है। इसका विपरीत आपका उत्तल लेंस का हो जाए। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? इतना तो समझ गए होंगे, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इस बार हम अवतल लेंस को ज़्यादा थोड़ा कर रहे हैं। अगले क्लास में हम अगले प्रैक्टिस सेट में उत्तल लेंस के बारे में बता दिया जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस पर? जब किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या अवतल लेंस, किसके लिए किया जाता है? किसी वस्तु का आवर्धित या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपके अवतल दर्पण किसका हो जाएगा साथियों? अवतल दर्पण, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? समतल, उत्तल, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, कौन सा होगा? कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो कौन से दर्पण या लेंस में छोटी छवि बनता है? तो ये भी जानते होंगे, उत्तल में छोटी छवि बनती है। किसी वस्तु का उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है, सीधा आभासी होता है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बना दिया जाता है। अच्छा देख, गाड़ियों में जो दर्पण होता है वह कौन सा होता है? ये सभी लोग होता है, उत्तल हो गया, अवतल होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। गाड़ियों के जो मिरर लगे होते हैं वे कौन से लेंस कहलाते हैं? सॉरी, कौन सा दर्पण कहलाएगा? कौन से शीशे लगे होते हैं, अवतल या उत्तल? पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या परावर्तन के किसके कारण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो पारदर्शी पेरिस्कोप होते हैं, क्या आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो देख लिए, वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परिदर्शी एक प्रकाशित यंत्र होता है। परिदर्शी क्या है? पेरिस्कोप एक प्रकाशित यंत्र होता है जिसके द्वारा प्रेरक छिपा रहकर भी अपने चारों वातावरण को देख लेता है। तो यह पारदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने साइंस की टॉपर नोट्स चाहिए, साइंस की टॉपर नोट्स 20% आपकी और तैयारी को बढ़ाने वाली है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। और आज स्पेशल ऑफर आपके दशहरा में स्पेशल ऑफर चल रहा है 299 में ये सभी सब्जेक्ट आपके मिलने वाले हैं। 299 में सभी सब्जेक्ट के टॉपर नोट्स आपको मिलने वाले हैं। जिनको टॉपर नोट्स चाहिए अभी जाइए, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। टॉपर नोट्स आज ही आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 9630689598 इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑफर आप सभी के लिए आया है नोट्स प्राप्त करने के लिए। ये नोट्स आपके बता देता हूँ, 10 से 12 जो टीचर सिलेक्शन पा चुके हैं वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 में, इनके मार्गदर्शन पे बनाया गया है। 2-3 टीचर वर्ग 1 वाले, 2-3 टीचर वर्ग 2 वाले, 2-3 टीचर वर्ग 3 वाले, इन सभी को मिला के हमने तैयार किया है टॉपर नोट्स, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बनता हो। प्रकाशीय फाइबर जो होता है 3 भागों से, पहला होता है कोर, दूसरा भाग होता है क्लैडिंग, ठीक है, और तीसरा भाग होता है कोटिंग। 3 भागों से मिलकर प्रकाशीय फाइबर बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। अगला है, अमलगम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु कहलाती है एल्युमिनियम, पारा, जिंक, तांबा। तो आधार धातु बताना है मेन जो होता है। तो आधार धातु इनमें से कौन सा होता है? पारा होता है, मरकरी होती है। अन्य धातुओं के साथ मिलकर ये अमलगम बनाती है, जैसे डेंटल अमलगम, पोटेशियम अमलगम,
सोडियम, गोल्ड, एल्युमिनियम अमलगम, ये सारे होते हैं। इसे पारे का प्रयोग करके अमलगम, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। तो बेयर का अभिकर्मक आपने कई बार पढ़ा होगा कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। बेयर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला होता है KMnO4। ये क्या होगा? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, जो कि क्षारीय होता है। किसी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता का स्तर किस पर जो है निर्भर होता है? तो ये आपके तन्यता पर निर्भर होता है। किसी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता जो होती है, 3 स्तर जो है, 3 ये 5 स्तर होते हैं इसके। पहला होता है विलेय की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा तनुता बढ़ने के साथ किसी विद्युत अपघट्ट की असंगतता के स्तर की वृद्धि, चौथा तापमान पर, और पांचवा होता है अन्य आयनों की उपस्थिति। तो यहाँ पे तनुता, जो किसी विद्युत अपघट्ट की असंगतता का स्तर तनुता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारण से लोहे में जंग लगता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया, या CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। देखिए, इसमें से देखा जाए तो पहला तो ऑक्सीकरण होता है, तीसरा होता है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ये आप जानते हैं कि नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तुओं के ऊपरी सतह पर एक लाल भूरे रंग का परत जम जाता है। लाल भूरे रंग परत को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इस फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3, जिसे जंग कहते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। फार्मूला भी अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। कांच कैसा होता है, सभी लोग बताइएगा। कांच जो होता है वह अति शीतित द्रव होता है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। कांच बनाने के लिए कई प्रकार के कच्चे माल विभिन्न मात्राओं से मिलाकर ऊंचे ताप पर द्रवित किया जाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? पढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती? कोयला, खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन ईंधन, या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती? देखिए, शीशे की मात्रा उच्च ऑक्टेन जिनका होगा, जिनका उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन होगा, उसमें शीशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? पायरेक्स कांच के लिए सामर्थ्य के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है वह आपका बोरेक्स। जी हाँ साथियों, बोरेक्स उत्तरदायी होता है। बोरेक्स का उपयोग पायरेक्स बोरोसिलिकेट कांच के निर्माण में होता है। और सबसे पहले कार्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी द्वारा पायरेक्स कांच का निर्माण किया। किसके? कार्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी है। ये कहाँ पर है, ये आपको सर्च करके हमें बताना है। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों का निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान, या जीवाश्म विज्ञान। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है औषधि प्रभाव विज्ञान। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो निकोटीन। ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो सरल भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे बिल्कुल हाई लेवल के प्रश्न आएंगे। एमपी पीएससी लेवल के आएंगे, यूपीएससी लेवल के आएंगे, पटवारी लेवल के आएंगे, सारे लेवल के प्रश्न आएंगे। इसमें 20% इसलिए होंगे जो सब कोई कर लेगा, 40% ऐसे होंगे जो 10वीं तक का रहेगा, और 40% ऐसे रहेंगे जो 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के भी आएंगे। इतना ध्यान देना है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? Fe। आयरन की कमी से क्या होता है? लौह तत्व की कमी। सभी लोग बताइए। गाइटर नामक रोग होता है कि नहीं होता है? लौह की कमी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है, और शरीर में लौह की कमी रक्त क्षीणता या अरक्तता, इसके अतिरिक्त गाइटर के लिए भी जिम्मेदार होता है। सभी लोगों को समझ जाना है, रोग से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 के एक घटक है? तो विटामिन से एक प्रश्न रखा हुआ है। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है? सभी लोग बताइए। साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पे कोबाल्ट इज द राइट आंसर। विटामिन B12 के स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध होते हैं। इसका काम क्या होता है?
इसका काम होता है जो आरबीसी रेड ब्लड जो होता है इनको क्या करता है, इसका निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करता है और लाल रुधिर का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, जो संक्रमण को आपको रोक दे, ऐसा विटामिन बताइएगा। ए बी सी डी। तो संक्रमण को रोकने वाला विटामिन इकलौता विटामिन ए है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। और विटामिन बी अगर पूछा जाए, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है कि नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सिंपल से है, छोटा बच्चा भी जानता है, आपको जानना आवश्यकता है। विटामिन डी के सूखा रोग होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, जो विटामिन ई होता है किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में, उपकला ऊतकों की समान स्वास्थ्य में होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, विटामिन ई जो होता है उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन ए बी सी डी कौन सा होता है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील कौन होता है, एडक ADEK, और BC जल में घुलनशील। तो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला जो विटामिन होता है वह कौन सा कहलाता है, विटामिन के होता है। यह विटामिन डी होगा, सभी लोग बताइए। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन डी करता है या विटामिन के करता है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, आपका नॉलेज चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हमने दिया आप सभी के लिए। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल। तो फिजिक्स का प्रश्न है और फिजिक्स के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। औसत चाल के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे V1 V2 और V1 प्लस V2। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अभीष्ट औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो V1 V2 क्या हमारे दिए गए हैं, तो 2 गुणे पहला 20 किलोमीटर फिर 30 किलोमीटर दिया गया है और V1 प्लस V2 यानी 20 प्लस 30 कर देना है। बस ये आपको फार्मूला आ गया। सभी लोग बताइए 30-20 नीचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा नहीं होगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। पहले नहीं काटना है, पहले पूरा लिखना है। तो 20 दूनी 40 और 40 गुणे 30 करिए, कितना हो रहा है, 1200 हो रहा है क्या, 1200 बटे 50 आ जाएगा। 1 जीरो कट गया, 5 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, 24 आ रहा है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक बताइए। तो एक मात्रक एसआई पद्धति कोई भी एक आ जाए, सभी के यूनिट हमें पता होना चाहिए, पद्धतियां सभी के जितनी भी यूनिट इकाई हैं सभी की पद्धति एसआई में पता होना चाहिए। तो पृष्ठ तनाव के लिए फार्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई होता है बराबर न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर होता है, किससे, न्यूटन मीटर से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि प्रकाश की किरण तरंगदैर्घ्य 0.0006 मीटर है, तो यह किसके बराबर होती है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 0.00006 मीटर है, तो किसके बराबर होती है, ये 6 गुणे 10 की घाते -5 जीरो है ना, तो 5 कर लेंगे, गुणे 10 की घाते -6 बराबर कितना होगा, 60 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। और 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी गैस का अनुभार 45 है तो उसका एसटीपी पर घनत्व कितना होगा।
तो तत्व की संयोजकता हमें निकालना है, सॉरी यहाँ पे हमें गैस का घनत्व निकालना है। तो गैस का घनत्व क्या होता है, अणुभार बटे आयतन कर लेना है। तो अणुभार 45 है और आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा आयतन कर लीजिए, तो 22.5 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 2 ग्राम लीटर इनवर्स आएगा, 2 ग्राम लीटर इनवर्स आ जाएगा। चलिए एक मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर भी आप सभी को बताना है कि मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि कौन है, एस्प्रिन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन या टेट्रासाइक्लिन। जी हाँ, मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि इनमें से कौन सी है, या आप सभी को कमेंट करके हमें बताना है। मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि इनमें से कौन सी है, ठीक है। सभी को कमेंट करके हमें फीडबैक के बताना है, सभी को कमेंट करना है। साथ ही साथ ये 30 महत्वपूर्ण जो हमने प्रश्न किया है, 30 में से आप लोगों को कितने सही हुए ये भी हमें कमेंट करके बताना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी फ्री क्लासेस चल रही हैं, प्रिपरेशन मजबूत कीजिए, तैयारी बेस्ट कीजिए। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।